So, hello students, welcome back to the module. Okay, let's begin today with a quote that if you cannot do great things, do small things in a great way. And for now being, you can do small things like you can study half an hour daily to the business studies and your rest of subjects in accordingly. So you can do this for you so that you can attain your goal. Okay, so let's begin with today's concept, and it is management as a science. Okay, I have covered management as a art before, and rest of topics like importance of management, characteristics, objectives. I have covered these. If you have missed any of them, just go through those also. They are very important. Okay, don't miss anything. I have recorded for you, and I have added more content in it so that you can make your answer presentable and very good. Okay, let's begin today. What is science? साइंस एज मैनेजमेंट हमने पढ़ना है, पर शुरू करते हैं व्हाट इज साइंस. सो बहुत बेसिक है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, 10th तक आप पढ़ते आए हैं. इट इज लाइक अ सॉर्ट ऑफ नॉलेज जो कि किसी भी प्रैक्टिस से और स्टडी से आता है. ऑलराइट, ओके. तो साइंस रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. ओके, और जो भी नेचुरल फिनोमिना होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो साइंस है. ओके, इट इज लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट. आपने कुछ भी एक्सप्लेन करना है, कोई भी नेचुरल फिनोमिना को डिस्कवर करा है, उसको उसको उनके लिए जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं टू डिफाइन दैट पर्टिकुलर नेचुरल फिनोमिना इज साइंस. ओके, लाइक अभी हम फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेटर ऑन we'll be comparing these features to the management. Okay, first is systemized body of knowledge. I have taken these points from your textbook only, but I'll be explaining in other ways as well. Okay, second one is principles based on experimentation, and third one is universal validity. All right, so first I'll be covering like systemized body of knowledge. What is it? सी, साइंस का फीचर है ये सिस्टमैटिक बॉडी है एक तरह की नॉलेज की, विच कंटेन्स एम्पल ऑफ नॉलेज एंड लॉट ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. ओके, और ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कॉज और अफेक्ट रिलेशनशिप पे होते हैं. व्हाट इज कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप? इट इज लाइक there will be some cause and there will be some effect. Okay, you got my point. See, कैसा होता है कि if I'm doing something, there will be some effect on it. These principles, ये सारे साइंस के principles इसी बेस पे होते हैं. I'll be giving you examples so that it will be more clear to you. So basically ग्रेविटी का आपने ग्रेविटेशनल फोर्स आपने सुना है, ठीक है. सी दिस एप्पल, अभी याद आ ही गया होगा. सो जैसे ये बाउंस होके नीचे आई है, उसी तरीके से जब ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब डिस्कवर किया गया था, तो दैट इज अ कॉज एंड इफेक्ट. ओके, वो ऊपर से नीचे गिरा एप्पल, दैट इज अ कॉज एंड इफेक्ट. ओके, सो ये सारा फिनोमिना डिस्कस किया गया जब एप्पल नीचे गिरी एंड इन दीज थिंग्स. सो देयर इज सम कॉज, कोई कारण है किसी चीज के होने का, और उस कारण के होने का कोई इफेक्ट भी है. दैट इज द थिंग. ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. ओके, लेट्स सी व्हाट इज इट. सो कोई भी रिजल्ट जो होता है वो ऐसे ही नहीं निकल जाता है ना. कोई भी कंक्लूजन की, सी इट इज नॉट इन साइंस, इट इज लाइक एवरीवेयर. आप कुछ भी देख लीजिए, अगर आपने कोई भी किसी चीज की कंक्लूजन पे पहुंचना है तो यू हैव टू हैव सम ऑब्जर्वेशंस, सम assumptions, some perspectives, right? That say similarly साइंटिफिक कंक्लूजन्स जो भी निकलते हैं वो किसी ऐसे ही लाइक मतलब यूं ही नहीं निकल जाते हैं. दे आर नॉट ऑन द बेस्ड ऑफ रॉ ऑब्जर्वेशन और एनीथिंग. दे आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. ओके, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बहुत तरीके से, बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया जाता है चीजों को, ठीक है. हर तरह की कंट्रोल्ड कंडीशन में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं. कोई भी तरह का ऑब्जर्वेशन हो सकता है, कोई भी तरह का, मतलब सी
there are like ample of things in science. आजकल तो पूरी दुनिया is based on like technical things and all these things. These are all science, okay? Not even like biology, everything is science. तो कुछ भी करने के लिए आप ऐसे ही कुछ भी वेक स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते हैं. यू हैव टू हैव अ पर्टिकुलर बेसिक आइडिया और एक्सपेरिमेंटेशन एज वेल. So this is it. Okay, so first हो गया. What was first? Systemized body of knowledge. ठीक है. Then it is principles based on experimentation. Third is universal validity. See, universal validity का मतलब ही यही है कि हर जगह ये वैलिड है. यूनिवर्सल मतलब हर जगह, ठीक है. वैलिडिटी मतलब वैलिड है. तो बेसिकली साइंस इज मतलब लाइक वैलिड यूनिवर्सली. यू कैन नॉट डिनाई एनीथिंग. ओके, इसके कंसेप्ट्स और लॉज और प्रिंसिपल्स ये सारे यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं. यू डू नॉट हैव टू प्रूव ऑल द टाइम कि नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है. सम जैसे कि आप कुछ भी ले लीजिए. जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि दीज आर लाइक यूनिवर्सल फैक्ट्स दैट कैन नॉट बी चेंज. नॉट इज टू, ऐसा वैसा कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है ग्रामेटिकली भी. सिमिलरली साइंस में भी ऐसे ही होता है. बहुत सारी चीजें, अभी ग्रेविटी का मैंने आपको बताया, तो यू कैन नॉट चेंज दैट. जो है वो वही रहने वाला है. अभी उस ग्रेविटेशनल फोर्स को आपको हर वक्त किसी को बताने के लिए यू डोंट नीड टू प्रूव इन एनी एरिया ऑफ द वर्ल्ड. इट इज universally valid and applicable that this is the thing. Something is going down, like apple is falling down, that means it is due to gravitational force. Okay, you cannot deny, or nobody can question the scientific principles and concepts and laws which has been discovered anywhere. Okay, that is the thing. So this is the third characteristics of science, that it is like universal validity hoti hai. You cannot change anything. Okay, first was systemized body of knowledge. All right. Second was based on practice and experimentation, observation and experimentation. And third is universal validity. ये 3 points तो like basic points हैं जो आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं. प्रोबेबली थोड़ा कंटेंट मैंने कुछ चेंज कर दिया है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट तो सेम ही है. और ये 3 पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट्स हैं. यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स. ओके, इसमें यू मतलब लाइक यू कैन नॉट जस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू योर आइडिया. यू हैव टू हैव दीज टर्म्स इन योर माइंड. ओके, सेकेंड जो मैंने अभी एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिए हैं, 2 एक्स्ट्रा पॉइंट डाले हैं. प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक और इन योर शॉर्ट नोटबुक और इन योर टेक्स्ट बुक. साइड में लिख दीजिए, या whatever is suitable for you, just do that. Do not skip these. Okay, these are also very important. It is not written in your book, but I have taken from somewhere, and these are important. If you will write these points, you will get extra points, I am telling you. And as I told previously, that I don't want you to be like ordinary students. You have to be very extraordinary. So be some extra effort to become extraordinary, right? So write down in your notebook. Scientific principles are derived on the basis of logical and scientific observations. See, मैंने पहले भी वो बताया था, वो similar point थी, लेकिन it is not similar. उसमें experimentation का second point was like it is based on experimentation. This point is like logical और scientific observation के base पे principles बनाए जाते हैं. I'll explain you later. Second point is replication is possible. What is replication? I'll tell you abhi after we'll cover the first point. Okay, these 2 points are important. You have to write, you have to mention. It will give you some brownie points. I can say that, because you should go beyond the ordinary one, right? Okay. So scientific principles are derived on the basis of logical and scientific observations. What is it? Let's move forward. See, मैंने जैसे पहले ही बताया कि कोई भी साइंटिस्ट होता है वो अपनी पूरी रिसर्च करता है. एक कोई भी थ्योरी बनाने से पहले या कोई भी आइडियोलॉजी प्रेजेंट करने से पहले ही मस्ट हैव ऑब्जर्व so many things,
like ample of things. We can't even imagine how do they perform, how do they react. See, देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है. ओके, हम जैसे जनरल लोग जो साइंस में नहीं समझते हैं या जो जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अलावा कुछ पता नहीं है, वी विल नॉट सी एनीथिंग एनीथिंग इन दैट वे. लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं जिनकी दुनिया ही पूरा साइंस के आगे पीछे घूम रही होती है, दे ऑब्जर्व एवरी पिटी थिंग्स. छोटी से छोटी, माइनर से माइक्रो चीज वो ऑब्जर्व करते हैं फॉर वॉट एवर रिसर्च दे आर डूइंग. एंड वो उन लॉजिकल ऑब्जर्वेशन पे अपनी थ्योरी बनाते हैं. ओके, उनके ऑब्जेक्टिव्स जो भी होते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, उनका ऑब्जर्वेशन जो भी होता है वो सब उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए होता है. ओके, सपोज किसी भी साइंटिस्ट ने किसी ने भी मतलब कुछ एक सेट कर लिया है कि हमें इस चीज पे रिसर्च करनी है, तो उस चीज के रिगार्डिंग छोटी से छोटी चीज वो अपनी ऑब्जर्वेशन में ध्यान रखेंगे, वो उसको कंसिडर करेंगे और उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी बाकी सारी चीजें करेंगे. ओके, so that is the thing which scientists do and that is why it is that much reliable. Okay, ये reliable ही इसीलिए है उनकी चीजें, उनका बताया हुआ कंसेप्ट, क्योंकि वो इतना सब कुछ करते हैं. वरना कोई चल के आ जाएगा, कोई क्यों ही विश्वास कर लेगा कि मतलब दे आर सेइंग द रियलिटी. ओके, सो दिस इज द थिंग. ओके, अभी ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या मैनेजमेंट पे अप्लाई होते हैं, पहले अपन एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए पढ़ लेते हैं एंड देन विल बी डूइंग सेपरेटली द शुरुआत वाले कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सी, सारे मैनेजर्स हैं वो हर कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है चीजों को, लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन वो लॉजिकल हो ही उस ऑब्जेक्टिव को लेकर, ये कोई जरूरी नहीं है. ओके, जब कोई सी ऑब्जर्व और सब इट वेराइज फ्रॉम पीपल टू पीपल, तो इट इज नॉट नेसेसरीली लाइक एप्लीकेबल कि कोई लॉजिकली अप्लाई कर ही रहा होगा मैनेजमेंट में. कोई मैनेजर किसी को किसी ऑब्जेक्टिव से देख रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो अपनी ऑब्जर्वेशन को एकदम लॉजिकल प्रूफ कर ही पाए. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो सेम इफेक्ट देते हैं जब भी हम ट्राई कर लें, पर जो मैनेजमेंट का इफेक्ट होता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग होते रहते हैं. यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि साइंटिफिक, सी जैसे कि मैंने बताया कि साइंस जो है उसका कुछ भी ले लो, उसका जो प्रिंसिपल है वो वही रहेगा. नोबडी कैन चेंज दैट थ्योरी. ठीक है, बट इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, ये सारे मैनेजमेंट के पार्ट हैं. लेकिन मैं अलग तरीके से प्लान कर सकती हूँ, अगला अलग तरीके से प्लान कर सकता है. इट कैन नॉट बी सेम. ओके, और सी जैसे कि इट इज लाइक साइंस में सारे इफेक्ट सेम होते हैं. अगर एप्पल गिरेगी तो नीचे ही गिरेगी, साइड में जाके नहीं गिरेगी, या फिर यू नो इट विल गो डाउन ओनली. दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द थ्योरी. बट मैनेजमेंट में अगर हम ऐसा कुछ करना चाहें, सपोज मैंने अपने मैनेजर, मैं एज ए मैनेजर मैंने अपने किसी सबऑर्डिनेट को कोई ऑर्डर दिया, इट्स अप टू मतलब ही इज एलिजिबल टू एक्सेप्ट माय ऑर्डर, बट if you don't want to, he will not. Then the effect will be different. All right, you getting my point? So this is the thing, हमारे effects इसमें change हो सकते हैं. तो ये वाला principle management में completely agree suitable नहीं है, fit नहीं होता है. Okay, next, replication is possible. जैसे कि मैंने बताया साइंस का characteristics है कि यहाँ पे replication is possible. What is replication? जैसे कि दो साइंटिस्ट हैं, they are undertaking the same investigation, working independently and treating the same data under the same conditions, may desire or obtain identical or exactly the same result. That is application. I'll explain you. जैसे कि दो साइंटिस्ट हैं, वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनके पास डेटा भी सेम है और इट इज लाइक मतलब लाइक ऑब्वियस चांसेस कि उनका रिजल्ट भी सेम ही आने वाला है, एग्जैक्टली सेम, और मतलब उनका जो भी आइडेंटिटी होगी उस चीज की वो सेम होगी. ठीक है, दैट इज एप्लीकेशन. एप्लीकेशन मतलब जैसे रिपीटेशन होता है कि इधर भी सेम है उधर भी सेम है, दैट इज द रेप्लीकेशन. ओके, जो साइंस में होता है. बट इज इट अप्लाई टू मैनेजमेंट? सी,
लेकिन जो मैनेजमेंट के मैनेजर्स रहते हैं वो अपनी अपनी रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ह्यूमन बींग्स के साथ में। जैसे कि मैंने किसी को हायर करना है तो एक्सपेरिमेंट टू दैट पर्सन की इसको ये काम करवा सकते हैं, करवा फिर देखते हैं। बेसिक सा सुना होगा आपने अपने घर में अपने पापा से या किसी से भी, किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो बेसिक आइडिया होता है ना कि इनको रख के देखते हैं, या सुटेबल होगा तो ठीक है, अदरवाइज निकाल देंगे। पर जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पापा एज एन ओनर उसको एलिजिबल नहीं समझते हैं तो कोई और दूसरा किसी कंपनी का ओनर भी उस एम्प्लॉय को किसी काम के लिए एलिजिबल ना समझे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। दैट इज व्हाट इट इज, एंड दैट इज व्हाई रेप्लिकेशन इज नॉट द सेम इन द मैनेजमेंट। बिकॉज दो मैनेजर सेम डेटा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे कि वहां पर दो साइंटिस्ट कर रहे थे, तो उनके रिजल्ट तो सेम निकलेंगे साइंस के हिसाब से। लेकिन जब मैनेजर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो वो ह्यूमन बींग्स के बदलते, मतलब ह्यूमन सी, हर ह्यूमन बींग अलग होता है, उनकी प्रोसेसिंग अलग होती है, उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है, तो इट कैन नॉट बी सेम। तो वो सेम नहीं निकलेगा, दैट इज मतलब दैट इज इट। सो रेप्लिकेशन इज नॉट अप्लाइड, कैन नॉट बी अप्लाइड इन मैनेजमेंट। ओके, मैंने एक और एग्जाम्पल आपको दे दिया। एक और एग्जाम्पल मुझे अभी जिस दिमाग में आया, इन मेड्स का, जो मैंने आपको पहले दिया था। जैसे घर में नॉर्मल नहीं होता है कि हमें मेड रखनी है, तो वी ट्राई फॉर 3 days, तो अपनी मम्मी जो होती है वो अपने हिसाब से उनको रखती हैं और ये ट्राई करती हैं कि ठीक है इनको रख लेते हैं, नहीं रख लेते हैं। सपोज हमने मना कर दिया, तो जरूरी नहीं है हमने मना कर दिया, काम तो घर की सफाई है, वो यहाँ पर भी घर की सफाई करेगी, किसी और के घर पे जाकर भी घर की सफाई ही करेगी। बट मुझे ऐसा लगा कि शी इज नॉट सुटेबल, या मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि शी इज नॉट सुटेबल, बट समवेयर एल्स somebody has hired the same person for housekeeping only because they think that it is okay. So यहाँ रेप्लीकेशन नहीं हुआ। समझ में अब तो डेफिनेटली आई गेस समझ में आ गया होगा। तो साइंस में रेप्लीकेशन नहीं होता, सॉरी मैनेजमेंट में रेप्लीकेशन इज नॉट अप्लाइड एज इट इज अप्लाइड इन साइंस। ऑलराइट, ओके। सो अभी बाकी प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। जो शुरुआत में कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने देखे थे, क्या वो मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं। फर्स्ट इज मैनेजमेंट एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ लैंग्वेज है, जो कि अपन ने देखा था। मैंने पहले भी जैसे कि बोला कि पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स यही था कि वो सिस्टमाइज्ड है एकदम, और मैनेजमेंट में भी है, बिल्कुल है, जहाँ हर कोई जो मैनेजर होता है वो अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी पढ़ाई के बेसिस पे अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा होता है, और इट इज ऑल सिस्टमैटिक। यू कैन नॉट जस्ट मुंह उठा के चले गए कि हमें मैनेजर बनना है, मैनेजर की पोस्ट पे रख दो। It is like a systemized system where you have to study management, you have to practice the management कि क्या कैसे करना है, उसको रियलिटी में प्रैक्टिकली कैसे अडॉप्ट करना है, then slowly and gradually you will get into the service or get into the position. So it is like a systematic hierarchy. Okay, you have to follow that. Okay, so first जो characteristics था साइंस का, it is applicable in management also. Second one is, तो फर्स्ट वाला वापस से, जैसे कि देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट लाइक मार्केटिंग, फिनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज व्हिच द मैनेजर हैज टू स्पेशलाइज इन, एंड यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज भी है। सो बेसिकली जो सिस्टमाइज्ड बॉडी का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, उसमें यही है कि यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। एक थ्योरेटिकल नॉलेज के प्रोसीजर से आपको गुजरना होगा, जिसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, जिसके लिए हर मतलब इन सब चीजों के लिए एक मैनेजर को स्पेशलाइज्ड होना पड़ता है। देन द प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन वेयर you will get practical knowledge. Okay, then you get the position, as I said before. So this is the thing. So ये systematic है as science. Okay, next is experimentation and observation. So बहुत सारे principles और concepts हैं मैनेजमेंट के जो कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और ऑब्जर्व किए जाते हैं और उनसे बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स विद अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर्स। जैसे कि हम सबको पता है यहाँ पर हर कुछ, एवरीबडी इज लाइक अनप्रिडिक्टेबल, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर। So no matter what, we have observed so many things, we have experimented on so many principles, but at the end of the day we have to deal with human beings. Okay,
तो उनके लिए ये प्रिडिक्टेबिलिटी, ये कांस्टेंट बिहेवियर इतना काम में नहीं आ सकता है एज इट वर्क इन साइंस. ओके, so second wala point was not as much suitable as systematic body because it is like half partially acceptable, क्योंकि यहाँ पे हम कंसेप्ट तो बनाते हैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से, लेकिन because of human nature we are dealing with human beings, they are unpredictable. All right. Second one is this is the third one, यूनिवर्सल है या नहीं है मैनेजमेंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी है या नहीं, we'll see. So as discussed, the principles of management are not exact relative to other concrete sciences like maths, chemistry, etc. See, अभी अगर अपन मैथ्स की बात कर रहे हैं, सपोज करते हैं, या केमिस्ट्री की, तो दे आर लाइक मतलब 2 into 2 is 4 only, 2 plus 2 is 4. You cannot change in any corner of the world कि नहीं भाई 2 plus 2 तो 6 होता है. You cannot say that because it cannot be applicable. भाई ये proved है, ये यही है, you cannot change. लेकिन when it comes to principles of management, वो exact नहीं है, वो एक certain criteria तो है, लेकिन वो इतने concrete नहीं है साइंस की तरह, मैथ्स की तरह, केमिस्ट्री की तरह, like other subjects, it is not concrete. ये कॉन्सेप्ट जो है वो नॉन यूनिवर्सल है, ये हर कॉर्नर पे चेंज होते रहते हैं. Why? Because see, I'll give example. मैंने मेरी कंपनी में मैंने ये बोला कि आई लाइक प्लान सम थिंग्स, देन आई प्लान इन डिफरेंट वे, मेरा ये स्ट्रक्चर होगा, देन उसके हिसाब से हम लोग इकट्ठे करेंगे, देन आई रिक्रूट पीपल एंड सो फोर्थ. बट मेरी प्लानिंग और मेरा जो स्ट्रक्चर, मेरी जो हायरार्की मैंने बनाई है अपनी कंपनी में, यूनिवर्सल तो छोड़िए, मेरे नेबर कंपनीज जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी और मेरी भी सेम नहीं हो सकती है. नो मैटर वॉट, हम सेम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, हमारा जो डोमेन हो वो सेम हो, लेकिन फिर भी हमारे प्लान्स, हमारी स्ट्रक्चर, हमारी हायरार्कीज, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर, वो सब चेंज हो सकती है. इट कैन बी डाइवर्स एंड डायनेमिक, मतलब इट इज लाइक वास्ट, यू वी कैनॉट इवन इमेजिन. सो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी वाली बात मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स के लिए हम रिलेट नहीं कर सकते हैं. So basically we have studied, it is like systematic body of knowledge for sure, ठीक है, but application is not possible in management. Second was universal applicability, जो कि management में possible नहीं है, जो कि science में है. Science is universal applicable. Okay, so जैसा कि मैंने बताया, मैनेजर्स को बहुत सारी अलग अलग प्रिंसिपल्स को टैकल करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, डेवलपमेंट होता है उनका ट्रेनिंग से और अदर प्रैक्टिकल प्रोसेसेस से, और बहुत सारे पिलर्स होते हैं मैनेजमेंट में, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, लेकिन उनको वो सारी वैरायटीज अलग अलग तरीके से अप्लाई करनी पड़ती है. यू कैन नॉट सी, मेरा ट्रेन करने का तरीका अलग हो सकता है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ एक मैनेज तरीके से ही पढ़ा रही हूँ आपको, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने अपना, आई मेक पीपीटी एंड देन आई रिकॉर्ड, I'll upload, I'll see the comments and so on and so forth. But मेरी जगह कोई और एजुकेटर होगा, वो कुछ और तरीके से प्लान कर रहा होगा. They must have think something else to study the same thing जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ. So we are managing the things, we are very organized, but we are different. See, there are so many pillars, so we cannot be same on the same pillars. Okay. So what is conclusion? The best managers are committed and dedicated individuals, highly trained and educated with personal qualities such as ambition, self-motivation, creativity and imagination, a desire for development of the self and the organization they belong to. See, conclusion तो यही निकलता है जो मैंने अभी बताया कि जो बेस्ट मैनेजर्स होते हैं, जो और मैनेजर्स, वो मैनेजर तभी होते हैं व्हेन दे आर गुड एट इट, गुड एट मैनेजिंग, गुड एट डिसिप्लिन, देन दे आर मैनेजर, बिकॉज इट इज अ वेरी अकाउंटेबिलिटी वाली अथॉरिटी है ये. तो बहुत जवाबदारी होती है आपकी, तो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी डिसिप्लिन्ड. सो मैनेजर्स ये सारी चीजें अडॉप्ट करते हैं
लेकिन साइंस में वो ये ट्रेंड भी होते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं, इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, but it is not universally applicable. As I said, it is the application is not possible here, so it is partially related to science, but not completely as a science. Okay, they have desired goals and desired sort of development in their nature. They use creativities, they are self motivated, they have their ambition to they are very ambitious. Okay, but there there are some things which cannot be constant, and it cannot be applicable all the time, all the way, all over the world, which is applicable in the science thing. So that was it. We have studied characteristics of science. Then I have added two more points. So please write down that in your short notes. And then I have done this thing. I have explained why it is applicable, where it is applicable in management, and where it is not. So you can have the conclusion it is partially science but not completely science. Okay. So thank you so much, and I'll see you soon in the next lecture. I'll be covering in next is management as profession. It is like a थोड़ा बड़ा concept. It's very huge, and then we'll be covering the last two parts. That is the functions of management, levels of management, and the coordination, which is like essence of management. These are the topics I'll be covering there. So three topics are remaining in the chapter. So I'll be covering. Be consistent here. Keep watching, keep sharing, and if you need to see say any feedback or anything is like I am lagging, anything I need to do for you, just tell in the comment section. I'll be very grateful to help you in any way I can. Okay, thank you so much. Keep watching.